वेलकम 11th क्लास। आज हम देखते हैं बीमा के सिद्धांत। ठीक है, इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था उसमें आप लोगों को मैंने इंश्योरेंस के बारे में, उसके मीनिंग, उसके विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके अलावा जो है बीमा के बारे में सामान्य जानकारी दी थी। ठीक है, और अब हम देखते हैं बीमा के सिद्धांत। इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। देखिए, बीमा के सिद्धांत का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि बीमा जो है वो किन किन तथ्यों पे काम करता है। ठीक है, कि बीमा इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं वो जो काम कर रही है वो काम करने के साथ साथ में उसके अंदर कौन कौन से उसके कुछ ऐसे सिद्धांत या रूल्स या आप कह सकते हैं जिनके ऊपर बीमा कंपनी टिकी हुई है। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिद्धांत हैं जो कि मैंने आपको समझाने के लिए मैं अब आपको आगे वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका पूर्ण सद्विश्वास का सिद्धांत। इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ। अब नाम में लग रहा है गुड फेथ। इट मीन्स कि जो बीमा कंपनी जो है, जब बीमा करती है और जो बीमित जो है, जो बीमा करवा रहा है, ये दोनों आपस में एक तरह से यह सोचते हैं कि दोनों के बीच में एक तरह से पूर्ण सद्विश्वास की भावना है। इट मीन दोनों का एक दूसरे के ऊपर बिलीव है, दोनों का एक दूसरे के ऊपर फेथ है। तो इट रेफर्स दैट नो मटेरियल और इम्पोर्टेंट फैक्ट शुड बी कंसील्ड बाय द बोथ द पार्टीज टू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब कि बीमा अनुबंध के दोनों पक्षकारों के द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो छुपाया नहीं गया है। न तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कुछ छुपाया गया है और न बीमा करवाने वाले व्यक्ति के द्वारा कोई इम्पोर्टेंट तथ्य छुपाया गया है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पूर्ण सद्विश्वास का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जांपल देते हुए इसको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने इंश्योरेंस करवाया। ठीक है, इंश्योरेंस करवाने के टाइम उस लाइफ इंश्योरेंस करवाया और उसने जो है इंश्योरेंस कंपनी को अपनी किसी भी प्रकार की गुप्त बीमारी के बारे में नहीं बताया। जैसे मान लीजिए उसको कैंसर है लेकिन उसने इसको हाइड किया। अब इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जांच भी करवाई गई है, लेकिन उस जांच रिपोर्ट के अंतर्गत मान लीजिए किसी भी तरीके से उसने उसको रिपोर्ट को गलत बता दिया है, जो भी आपका तरीका माने। अब यहाँ पे यदि किसी भी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है और जांच में ये खुलासा होता है कि इस व्यक्ति को जो है इसने अनुबंध करते समय कैंसर की बात छिपाई थी। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस अनुबंध को व्यर्थ कर सकती है। क्यों? क्योंकि बीमा का जो सिद्धांत है वो किस पे काम करता है? पूर्ण सद्विश्वास पे। बीमा यानी यह सोचता है कि इस व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सूचना या तथ्य छुपाया नहीं गया है। यही सिद्धांत किस पे लागू होता है? बीमित के द्वारा बीमाकर्ता पे भी, कि बीमा कंपनी सभी मुख्य बातों को, मुख्य बिंदुओं को बीमित को बता दे। यदि वो किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण बातें बिंदु बीमित को छुपाती है, नहीं बताती है, यानी इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा या बीमा कंपनी के द्वारा, तो वो बाकायदा बीमा कंपनी जो है वो भी बाकायदा क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आ गया आपको समझ में कि दोनों ही पक्षकारों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर गुड फेथ वाली बात रखी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं बीमा योग्य हित का सिद्धांत। The principle of insurable interest. It refers that there must be such a relationship between the insured and the subject matter of insurance that the insured stands to benefit by its safety and the loss by its loss. ठीक है, इसका अभिप्राय यह है कि बीमा करवाने वाले तथा बीमा की विषय वस्तु यानी बीमा करवाने वाला और बीमा के सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस के मध्य ऐसा संबंध होना चाहिए जिससे कि विषय वस्तु की सुरक्षा में से बीमा करवाने वाले को लाभ हो अथवा उसकी असुरक्षा से हानि। कुल मिला के यहाँ पर बात यह आ रही है कि जो बीमित जो है, इंश्योर्ड जो व्यक्ति है, उसका बीमा योग्य वस्तु जो भी है, ठीक है, उसमें उसका हित होना आवश्यक है। ठीक है, आया आपको समझ में? मतलब ऐसा हित होना चाहिए कि सेफ, उसका लॉस हो तो उसको लॉस हो और यदि लाभ हो तो उसको लाभ हो। ठीक है, अभी इसको हम कैसे समझें? मान लीजिए कि जैसे एक पति का, है ना,
एक पत्नी का एक पति की लाइफ के अंदर जो है महत्वपूर्ण होता है, और एक पति का पत्नी की लाइफ में, ठीक है। एक जो उधार लेने वाला एक ऋणी क्रेडिटर जो है उसका अपने ऋणदाता का ऋणी के जीवन में होता है, ठीक है। और एक ऑनर का एक अपनी एसेट्स यानी एक स्वामी का अपनी संपत्ति में। आज आपका मकान है तो आपका उसमें कुछ ना कुछ तो हित होगा ही, ठीक है, तभी तो आप मकान के अंदर जो है फायर इंश्योरेंस यानी अग्नि बीमा करवा रहे हो, ठीक है। पड़ोसियों के मकान का तो आप बीमा नहीं करवाओगे ना कि इन पड़ोसियों के बीमा हम भर देते हैं, इसका प्रीमियम हम भर देते हैं क्योंकि इनका मकान जो है हमारे पड़ोसी हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो बीमा कंपनी सबसे पहले क्या देखती है कि आपका उस बीमा की विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस में आपका हित है या नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो सिद्धांत है वो किस पे काम करता है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस है उसमें इंश्योर्ड वाले व्यक्ति का इंश्योर्ड बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द उसका उसमें हित होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड जो है वो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि बीमा योग्य हित सिद्धांत क्या है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं सी, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिग्निटी। It refers that the insured can get only the compensation against actual loss and he cannot make profit out of insurance। क्या मतलब हुआ कि जो इंश्योरेंस इंश्योर्ड कैन गेट ओनली द कंपनसेशन, कि जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवाया यानी बीमित इंश्योर्ड उसको केवल और केवल क्षतिपूर्ति किसकी मिलेगी, अगेंस्ट एक्चुअल लॉस, यानी जो वास्तविक हानि है उसको केवल उसी की क्षतिपूर्ति होगी। ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ ए इंश्योरर, यानी कि वह बीमा से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं कमा सकता। अब यहाँ पे इस बात को हम कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है उसने 50,000 रुपये का बीमा करवाया, अपनी एक संपत्ति है ना, एक व्यक्ति ने 50,000 मूल्य का बीमा करवाया। अब यहाँ पर 50,000 रुपये का इसका माल है ऐसा मान लीजिए, चलिए है ना, 50,000 रुपये मूल्य का माल का बीमा जो है उसने कितने में करवाया, 70,000 में, यानी माल कितने का है, 50,000 का, इंश्योरेंस कितने का हुआ, करवाया उसने 70,000 का। तो अब आप बताएं कि बीमा कंपनी कितने रुपए ज़्यादा से ज़्यादा चुकाएगी उसको, जी उसको कितने चुकाएगी, 50,000 ही। क्योंकि बाकायदा जो माल है यानी उसको बाकायदा जो उसका इंश्योरेंस जो वास्तविक जो राशि है यानी जो जितने तक का वो संपत्ति है वो कितनी है, 50,000। तो बीमा कंपनी 70,000 क्यों देगी, यानी 20,000 का प्रॉफिट वो व्यक्ति बीमा कंपनी से नहीं कमा सकता, ठीक है। अब मान लीजिए 50,000 के माल का इंश्योरेंस करवाया और उसको बाकायदा उसके माल की चोरी हो गई या आग में जल गया, उससे हानि होती है 30,000 की, ठीक है। यानी 50,000 के इंश्योरेंस करवा रहा है और उसको हानि होती है कितने की, 30,000 की। तो बीमा कंपनी अब कितनी राशि उसको चुकाएगी, बिल्कुल बीमा कंपनी उसको कितनी राशि चुकाएगी, 30,000 ही, क्योंकि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या, एक्चुअल लॉस कितना हुआ उसको, एक्चुअल लॉस 30,000। और तो जो 20,000 का माल तो अभी भी यानी उसका सेफ है, तो बीमा कंपनी क्या करेगी, केवल 30,000 रुपये ही उसको चुकाएगी, बाकी 20,000 का माल तो उसके पास है या उसका वो बीमा कंपनी उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी, ठीक है। आगे आपको समझ में, तो यहाँ पर जो क्षतिपूर्ति है वो वास्तविक हानि की ही होती है, अन्य की नहीं, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है आपका वो आता है फोर्थ, निकटतम कारण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। अब निकटतम कारण तो नाम से ही लग रहा है कि जो भी हानि हो रही है उस हानि का हम क्या मालूम करेंगे, प्रॉक्सिमेट यानी सबसे कम कारण, निकटतम कारण का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जो मान लीजिए हमने अग्नि बीमा करवाया, फायर इंश्योरेंस करवाया, तो अग्नि बीमा के अंतर्गत जब हानि होती है तो यदि उसके अंदर बाकायदा यदि कोई व्यक्ति चोरी भी कर लेता है, ठीक है, अग्नि लगने से पहले या बाद में, तो बीमा कंपनी निकटतम कारण क्या देखेगी, अग्नि का। क्यों, क्योंकि वो कंपनी किसका इंश्योरेंस कराया या उस व्यक्ति ने किस चीज़ का इंश्योरेंस करवाया, अग्नि का। तो वहाँ पे निकटतम जो कारण है वो क्या हो गया, अग्नि। तो अग्नि से संबंधित कोई हानि होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको चुकाने के लिए लायबल है। अब जैसे मान लीजिए समुद्री बीमा, मराइन इंश्योरेंस, उसके अंतर्गत मान लीजिए यदि व्यक्ति की पैकिंग खराब थी और माल खराब हो गया, तो बीमा कंपनी ये मालूम करेगी कि हाँ भाई हानि क्यों हुई।
हानि का कारण पता चला तो ये पता चला कि उस व्यक्ति ने जब माल का जो पैकिंग थी वो सही नहीं की, इस वजह से जहाज़ में माल ख़राब हो गया। तो इसके लिए बीमा कंपनी जो है तो कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि निकटतम कारण तो वह स्वयं व्यक्ति था जिसकी गलती की वजह से माल खराब हुआ। बीमा कंपनी क्या कर सकती है? हाँ, बीमा कंपनी किसके लिए कर सकती है? जैसे मान लीजिए जहाज़ में छेद हो गया हो, ठीक है, तो पानी जो है उस जहाज़ के अंदर आ गया और उसका माल ख़राब हो गया, वो निकटतम कारण है। तो वहाँ पे बीमा कंपनी पूरी राशि चुकाने के लिए या जितना लॉस हुआ उतने तक के लिए वो जिम्मेदार होगी। ठीक है, तो आगे आपके निकटतम कारण का सिद्धांत भी प्रॉक्सिमेट कोज। इसके बाद जो आता है पॉइंट है वो है अधिकार समर्पण का सिद्धांत। इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें अधिकार समर्पण में कि इसके अंतर्गत जो इंश्योरेंस कंपनी के पास, जैसे मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई है ना, इट रेफर्स, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ कि it refers that when the insurance compensates the insured that all the rights related to the subject matter of insurance get transferred to the insurance। इसका अभिप्राय यह है कि जब बीमाकर्ता किसी क्षति से संबंधित दावे का भुगतान कर देता है, क्या कि जब बीमा कंपनी किसी भी क्षतिपूर्ति दावे का भुगतान कर देती है तो उससे उस बीमा विषय वस्तु से संबंधित सभी अधिकार किसको ट्रांसफर हो जाते हैं? बीमाकर्ता को। ठीक है, क्या मतलब हुआ यहाँ पर? जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने अपने मकान का 1 लाख का बीमा करवाया, ठीक है, उसका जो मकान है 1 लाख का जो बीमा करवाया, उसका मकान मान लीजिए एक तरह से टूट गया, किसी भी कारण से टूट गया हो। अब मकान जब टूटा तो उसको बीमा कंपनी कितने रुपए देगी? 1 लाख रुपए। ठीक है, तो अब उस 1 लाख रुपए के अंतर्गत जो बीमा कंपनी के अंदर जो उस मकान के अंदर रखे हुए जितने भी सामान थे या कबाड़ था, ठीक है, टूट फूट वाला या जो भी कबाड़ था, उससे संबंधित सारे अधिकार किसके पास आ जाएंगे? बीमा कंपनी के पास, क्योंकि वह पूरे मकान का 1 लाख रुपए चुका चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति मिस्टर ए था वो बाकायदा 1 लाख रुपए भी ले लेवे और उस मकान के अंदर जो रखे हुए सामान थे उनको बेचकर, यानी टूट फूट या एक्सेट्रा, उनको बेचकर भी वो बाकायदा और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। यानी कुल मिला के क्या मतलब हुआ कि जब आप बीमा कंपनी जब भी किसी प्रकार का कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति चुका देती है, उसके बाद में उसके सारे अधिकार किसको ट्रांसफर हो जाते हैं? बीमा कंपनी को। आगे आपको समझ में अब इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, योगदान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। देखिए, योगदान का सिद्धांत तो इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा। इसके अंदर क्या होता है कि बाकायदा कोई भी व्यक्ति जो है उसका इट रेफर्स दैट द सेम सब्जेक्ट मैटर एक्सपेक्ट लाइफ इज इंश्योर्ड बाय मोर देन वन इंश्योरेंस, द एक्चुअल लॉस विल बी शेयर्ड बाय द इंश्योरेंस। ठीक है, आगे मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो व्यक्ति के द्वारा जितने का इंश्योरेंस करवाया गया उसको उतने का ही जो है भुगतान मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मिस्टर ए एक व्यक्ति है, उसने उसका मकान 12 लाख का है। कितने लाख का है? 12 लाख का। उसने एक मान लीजिए उसने एक कंपनी है एक्स, एक वाई और जेड, इनसे बीमा करवाया। एक से तो करवाया 2 लाख का, एक से करवाया 4 लाख का और एक से करवाया 6 लाख का। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? तो यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका मकान कितने लाख का है? 12 लाख का। तो यहाँ पे वो जो यदि बाकायदा मकान को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति होती है या 12 लाख का उसको बाकायदा मकान में किसी प्रकार का नुकसान होता है तो वह एक्स कंपनी से ज़्यादा कितने रुपए ले सकता है? 2 लाख, और वाई से 4 लाख और जेड से 6 लाख। ठीक है, यहाँ तो बात होगी 12 लाख की। पर यदि मान लीजिए उस मकान में लॉस होता है 10 लाख का, कितने का? 10 लाख का, तो यहाँ पे अब इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको यहाँ पे क्या 12 लाख देगी? यानी ये 2, ये 4, ये 6 नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि वो जो 10 लाख है ये किसमें डिवाइड हो जाएंगे? इसके ये 1, ये 2 और ये 3, यानी ये किसमें डिवाइड हो जाएंगे? 1:2:3 के रेशो में। यानी एक्स कंपनी 1 और वाई कंपनी 2 और जेड कंपनी 3, यानी 10 लाख को 1:3 के रेशो में बांट दिया
जाएगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी योगदान का सिद्धांत। आगे समझ में? ऐसा नहीं है कि वो 12 लाख के 12 लाख उठा लेगा, नहीं, यहाँ पर जितने का लॉस हो रहा है उस लॉस को उतनी कंपनीज के बीच में जो है अनुपात में बांट दिया जाएगा। ठीक है, आगे आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में, योगदान का सिद्धांत। इसके बाद एक लास्ट आ रहा है हानि को कम करने का सिद्धांत। इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। अब हानि को कम करने से क्या मतलब हुआ कि बीमा कंपनी और इंश्योर्ड जो व्यक्ति है, ठीक है, उनका ये एक तरह से लायबिलिटी है इंश्योर्ड वाले व्यक्ति की कि वह हानि को कम करने का प्रयास करे। ऐसा नहीं कि वह जो है किसी भी प्रकार का प्रयास ना करे कि अपने माल को या अपने उस संपत्ति को। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने अपनी दुकान का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, वो 1 लाख का, जो भी आप माने 1 लाख का इंश्योरेंस करवाया। अब ये 1 लाख का इंश्योरेंस करवाया तो उसकी दुकान में 2 महीने बाद में आग लगी, सामान भी पड़ा है, दुकान भी है, ठीक है, सामान जो है जलकर राख होने लगा है। अब उस व्यक्ति जो है वो अभी भी हाथ बांधे खड़ा हुआ है। लोग उसे कह रहे हैं अरे भाई आग तो बुझा दो, तो वो कह रहा है इंश्योरेंस है ना, आग क्यों बुझाऊँ, मेरे को तो वैसे भी जितना भी लॉस हो रहा है मुझे तो वापस कंपनसेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो गलत है। कौन? वो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसको अपनी हानि को कम करना है ज़्यादा से ज़्यादा, यह इंश्योरेंस कंपनी भी कहती है। तो उसका क्या दायित्व है कि वह बाकायदा आग बुझाने के सारे प्रयास करे, यानी और वह बाकायदा जो आप फायर ब्रिगेड है उसको भी फ़ोन करें, ठीक है, यानी बाकायदा फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके आग बुझाए और हानि को कम करने का जितना प्रयास कर सकती है वो भी करे, इंश्योरेंस कंपनी को भी सूचना देवे। ठीक है, तो ये मतलब हुआ इस वाले सिद्धांत का कि जो इंश्योर्ड वाला जो व्यक्ति है यानी जो बीमित है उसको अपनी हानि को कम करने का प्रयास करना चाहिए। उसे अब जो है इंश्योरेंस कंपनी के पूरे भरोसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है, या निश्चिंत होकर नहीं होना चाहिए कि बाकायदा उसको जो है कंपनसेशन तो मिल ही जाएगा। तो ये कुछ आपके सामने जो है इंश्योरेंस कंपनी के कुछ प्रिंसिपल से साथ जो कि मैंने आपको समझा दिए हैं। आप अपनी जो बुक है उसके अंदर वापस इनको एक बार रीड करिएगा, आपको डेफिनेटली ये जो है मेरे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी समझ में आ गया और आप जब उसे पढ़ेंगे तभी आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।